करना है रिकॉर्डिंग। ओके, रिकॉर्डिंग का मैसेज गया होगा आप लोगों को, या ये सुनो। यस सर। ओके, ठीक है सर। तो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू सर। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्लास है और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम लोग करेंटली डिस्कस कर रहे थे सर कैश बजट पे। किस पे डिस्कस कर रहे थे? कैश बजट पे डिस्कस कर रहे थे। और कल हम लोग कैश बजट का कॉन्सेप्ट भी समझे थे, मतलब कैश प्लानिंग का पार्ट है बेसिकली कैश बजट। तो हम लोग उसमें कैश प्लानिंग के अंदर कैश बजट का क्वेश्चंस भी किया था। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो था दैट इज कैश बजट से एज ए फाइनेंस मैनेजर जब आप कंपनी का कैश को मैनेज करते हो या कैश बजट बनाते हो तो उसको किस तरह से फाइनेंस मैनेजर को डील करना चाहिए, क्या सजेशन देना चाहिए, कंपनी के लिए क्या डिसीजंस लेना चाहिए, उसके ऊपर हम लोग डिसीजंस मेकिंग कॉन्सेप्ट भी देखा था। ठीक है, और मैंने कुछ होमवर्क भी आप लोगों को करने के लिए दिया भी था। उनमें से मौसमी ने ट्राई किया कुछ, ज्योति ने भी कुछ ट्राई किया, प्रिया, अनुज, आप लोगों ने कुछ किया सा? ठीक है, अगर ना भी किया हो कोई बात नहीं, बाद में कर लेना। बट मैं अभी थोड़ा सा एक न्यू पॉइंट में जाता हूँ, फिर बाद में मैं होमवर्क पे आऊँगा। ठीक है, ओके चलो। तो न्यू पॉइंट पे डिस्कशंस करने के लिए पेन एंड कॉपी रेडी कर लो। न्यू पॉइंट इन द सेंस कैश बजट रिलेटेड या कैश मैनेजमेंट रिलेटेड ही प्रॉब्लम है। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है जिसके बारे में आप लोगों को जानकारी लेना ज़रूरी है, इसलिए पहले वो बता देता हूँ सर। ठीक है, समझ आया रे ज्योति? पॉइंट समझ आया मेरा? मौसमी, सेक्शन 4 होगा मोस्ट प्रॉब्ली, एक बार देख तो। आई थिंक अगर ना भी होगा बाद में चेक कर लेना। तो ये कैश मैनेजमेंट का जो पार्ट चल रहा था उसका ये सेक्शन 4 है। क्या आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा है सर? हेलो, क्या रे, स्क्रीन दिखाई दे रहा है? ये सर नो? है सर। ओके, मैनेजमेंट ऑफ कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज। मैनेजमेंट ऑफ कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज, ठीक है। मतलब ये कैश का आना और कैश का जाना, ठीक है। बिजनेस में कैश का आना और बिजनेस से कैश का जाना, इसको मैनेज करने के लिए कुछ स्पेशल कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। अगर आप लोगों को मैं थोड़ा सा याद दिलाऊं, कल के क्वेश्चंस में हम लोग कुछ कंक्लूजन्स रखे थे, याद है क्या? कल के क्वेश्चंस में हम लोगों ने कुछ कंक्लूजन्स रखे थे। क्या कंक्लूजन था बोलो तो? एक बार मैं आपको बताता हूँ, कल का नोट्स में एक बार निकाल लेता हूँ। कल का नोट्स कौन सा होगा? ये वाला होगा। कल के नोट्स पे मैंने आप लोगों को ये लिखा था, जो लोगों ने कल का क्लास मिस किए थे प्लीज एक बार कर लेना सर, ठीक है। इसमें ये क्वेश्चंस के एंड पे, ये जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन पे एंड पे हम लोगों ने कुछ एनालिसिस भी दिया था, है ना सर? क्वेश्चन के एंड पे कुछ एनालिसिस दिया था। क्या एनालिसिस था? क्या ये वाला नहीं है? तो फिर एक सेकेंड, क्योंकि जो एनालिसिस था उसी का एक सोल्यूशन है, मैं आज आपको बताऊंगा। तो अगर आप देखते हो, अगर आप यहाँ पर देखते हो सर, कल का कंटिन्यूएशन है। क्वेश्चन जो था कल का, उसमें आपको लास्ट में एनालिसिस देने के लिए बोला था, ठीक है। तो इसमें आपको देखो सर, समझ में आएगा। पार्ट 1, we find that farm has negative cash balance from the second month onwards. The main reasons for this deficit situation is the payment for the plant purchase in February, ठीक है, जो कैश बजट करके मिला था। फिर उसमें आपने मेथड 1, फार्म में अवेल ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज, farm may defer the purchase of plant, farm may pay for the purchase of plant in installment, farm may not purchase the plant but take it on lease, okay. And farm should anyhow improve its cash positions, farm should anyhow improve its cash positions by accelerating collection from debtor and slowing down the payment to supplier. इस तरह का कुछ सॉल्यूशंस एज ए फाइनेंस मैनेजर कैश बजट के थ्रू से आपने दिया था, है ना सर? तो मैं आप लोगों को आज इसी मुद्दे पे बात करूंगा, ठीक है। लेकिन ये एक अलग पॉइंट है। तो जो मैं आपको बात कर रहा था, मैनेजमेंट ऑफ कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज,
इसके अंदर आप लिखिएगा सर, मैनेजमेंट ऑफ कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो में लिखिएगा। इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा पेशेंस रखो, अभी पता चल जाएगा। वी नीड टू स्पीड अप, ये बात तो मानोगे सर, वी नीड टू स्पीड अप कलेक्शंस। एक बिजनेसमैन के नाते, एक एंटरप्रेन्योर के नाते आपका सबसे बड़ा चैलेंज क्या है सर? एज एन एंटरप्रेन्योर सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगता है सर? सेल करने के बाद पैसा कलेक्ट करना। हाँ सर, वी नीड टू स्पीड अप कलेक्शंस। आप लोगों को बात समझ में आ रहा है सर? सर अब शायद आप बोल सकते हो सर, मैं अगर क्रेडिट पे बिजनेस ही नहीं करता हूं तो फिर मुझे कलेक्शन का क्या चिंता? सर एक्चुअली देखो, ये जो बिजनेस कॉन्सेप्ट में हम लोग बात कर रहे हैं ना, ये लार्ज बिजनेस स्केल का बात कर रहे हैं। जो कोई मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी होता है, ठीक है, लार्ज बिजनेस स्केल में काम करता है, उनके लिए ये सब कॉन्सेप्ट चलता है। ये नॉर्मल कोई छोटा या मीडियम टर्म ऑफ सर्विस बिजनेस के बारे में बात नहीं चल रहा है कि जहां पर सिर्फ कैश में काम हो जाता है। यहाँ पर जो बात चल रहा है ये क्रेडिट मेकिंग बिजनेस है, मतलब जहां पर क्रेडिट पे बिजनेस होता है, और वर्ल्ड में मैक्सिमम बिजनेस क्रेडिट सिस्टम पे चलता है सर। अगर क्रेडिट सिस्टम ना चलता ना तो फिर अकाउंट्स का कोई जरूरत नहीं होता। अगर क्रेडिट सिस्टम ना होता फिर अकाउंट्स किस चीज का करते आप? क्रेडिट करते हैं तभी तो अकाउंट्स का जरूरत पड़ता है कि किसका बाकी है, कितना बाकी है। हाँ सर, तभी तो इतना अकाउंट्स का इंपॉर्टेंस ही, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ड्यू बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड सर। तो क्रेडिट सिस्टम बहुत वाइटल सिस्टम है एक, और इसके ऊपर बेस करके पूरा वर्ल्ड वाइड बिजनेस, इंटरनेशनल बिजनेस सभी कोई चलता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या बात करने वाले हैं, ये जो कैश मैनेजमेंट ऑफ कैश का इनफ्लोज एंड कैश का जो आउटफ्लो होता है, इसमें एक कंक्लूजन हम लोग कल के क्वेश्चंस में देखा था, दैट इज वी नीड टू स्पीड अप कलेक्शंस एंड स्लो डाउन पेमेंट्स। ये था ना एक, वन ऑफ द सॉल्यूशन था, हमें कलेक्शंस को स्पीड अप करना है और पेमेंट को स्लो डाउन करना है। देयर आर टू टेक्निक्स, देयर आर टू टेक्निक्स, इसके लिए दो टेक्निक है, मतलब ये बहुत बड़ा काम है सर, आप बात को समझो। स्पीड अप कलेक्शंस आपके कहने पे ही नहीं हो जाएगा, और पेमेंट का स्लो डाउन भी आपके कहने पे नहीं हो जाएगा। इसके लिए कुछ तो फाइनेंस में कॉन्सेप्ट होगा कि किस तरह से कलेक्शंस बढ़ा जाए डेटर से, जिनसे हमको पैसा मिलेगा, इसका पैसा पाने का सिस्टम को स्पीड अप कर दिया जाए, और जिसको मैं पेमेंट करूंगा उसका पेमेंट देने का सिस्टम को स्लो डाउन कर दिया जाए। इसके लिए फाइनेंस क्या सिस्टम या क्या टेक्निक ले सकता है? बोलो सर, आप लोगों को बात समझ में आ रहा है? कॉन्सेप्ट क्या चलेगा अभी जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ, क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है कि किस पॉइंट पे बात कर रहे हैं? हेलो, आप लोगों को आवाज नहीं आ रहा है सर? क्या आप लोग समझ पा रहे हो कि क्या डिस्कशन होने वाला है? मतलब कलेक्शन को स्पीड करना और कलेक्शन पेमेंट को स्लो डाउन करना। मौसमी क्या रे, बुझते 25 की 25 ना? हाँ सर। ओके, तो हाँ ना, कुछ तो बोल सा। लॉक बॉक्स सिस्टम, क्या सिस्टम था? लॉक बॉक्स सिस्टम, ठीक है। स्टेप 1, इंटरेस्टिंग पॉइंट है सर, वेरी इंटरेस्टिंग। ये स्टेप 1 क्या है? लॉक बॉक्स सिस्टम। ये सिस्टम है सर एक, ठीक है। क्रेडिट मतलब क्रेडिटर का पेमेंट स्लो डाउन कर देना और डेटर का पेमेंट को स्पीड अप करने का एक वन ऑफ द पैटर्न है। इस पैटर्न का नाम है लॉक बॉक्स सिस्टम, ठीक है। क्या है स्टेप 1? देखो, फर्म क्या करता है, फर्म विल डिसेंट्रलाइज कलेक्शन, फर्म विल डिसेंट्रलाइज कलेक्शन। किसको डिसेंट्रलाइज करेगा? कलेक्शन को। फर्म विल डिसेंट्रलाइज कलेक्शंस बाय ओपनिंग लॉक बॉक्स सिस्टम। ये कल का जो क्वेश्चन था, जिस तरह का फाइनेंस में हम लोग कैश बजट वगैरह किया था, उसमें एज ए फाइनेंस मैनेजर आपने बहुत सारा सोल्यूशन दिया कि स्पीड अप करना और स्लो डाउन करने का एक तरीका। तो लेकिन क्या तरीका है उसका? एक तरीका है लॉक बॉक्स। फर्म क्या करेगा, मतलब बिजनेस क्या करेगा? बिजनेस विल डिसेंट्रलाइज कलेक्शन बाय ओपनिंग लॉक बॉक्स अकाउंट्स, बाय ओपनिंग लॉक बॉक्स अकाउंट्स इन पोस्ट ऑफिस। कहाँ करेगा? पोस्ट ऑफिस में। सीरियसली बहुत अच्छा तरीका है सर। पोस्ट ऑफिस में एक लॉक बॉक्स ओपन करो,
ठीक है। स्टेप 2, सर पोस्ट ऑफिस का बहुत बिजनेस यूज होता है। स्टेप 2, कस्टमर विल बी आस्क्ड, कस्टमर को क्या बोला जाएगा? कस्टमर विल बी आस्क्ड to drop checks in the lockbox account, in the lockbox accounts, लॉकबॉक्स अकाउंट से चेक ड्रॉप करने के लिए बोलो। दिस सेव्स, इसमें क्या होगा? दिस सेव्स मेलिंग फ्लोट, मतलब वो चेक वो कब खुद जमा करेगा या फिर वो आपको चिट्ठी भेजेगा, उसके बाद वो चेक आप जमा करोगे। इससे बेहतर है, मतलब ये थोड़ा ओल्ड मेथड ऑफ सिस्टम है बट फिर भी ये सिस्टम अभी भी चलता है। कस्टमर्स विल बी आस्क्ड टू ड्रॉप चेक इन द लॉक बॉक्स अकाउंट, दिस सेव्स मेलिंग फ्लोट, मतलब मेल का जो आने का टाइम है, मतलब चेक जो ईमेल होके आएगा, नॉट ईमेल ना, चेक जो मेल होके आएगा फिर आपके पास पहुंचेगा, फिर आप उसको जमा करोगे। उससे अच्छा है कि वो आपके कहा हुआ पोस्ट ऑफिस में जमा कर देगा, आप वहां से जाके लॉक बॉक्स ओपन करके कलेक्ट कर लोगे। ठीक है सर, सेम सिटी के अंदर इज पॉसिबल, या फिर अगर दूसरा किसी सिटी में आपका ब्रांच है तो उस ब्रांच के अंदर जो सिटी में ब्रांच है वहां का लोकल ऑफिस में आप बताओ, वहां पर आप वहां से जाके डायरेक्टली चेक को कलेक्ट कर लो और उस चेक को कलेक्ट करके आप जमा कर दो। इसमें 3-4 दिन पहले आपको पेमेंट मिल सकता है, 3-4 दिन का टाइम आपका बच सकता है। ठीक है। एंड स्टेप 3, मतलब आप 3-4 दिन, कम से कम 3-4 दिन पहले आपका कलेक्शन हो जाएगा। ए कलेक्शन एजेंट is appointed to collect checks, ये कंपनी का काम है कि वो एक कलेक्शन एजेंट रखेगा जो कलेक्ट करेगा क्या? चेक्स को, मतलब जो पेमेंट चेक है उसको कलेक्ट करने के लिए कंपनी ने एक एजेंट रख देगा जो चेक को कलेक्ट करेगा फ्रॉम दी बैंक बॉक्स, फ्रॉम दी बैंक बॉक्स। ओके सॉरी, लॉक बॉक्स, बैंक बॉक्स नहीं, लॉक बॉक्स, मतलब जो लॉक बॉक्स है वहां से कलेक्ट करके लेके आ जाएगा लॉक बॉक्स से, एंड स्ट्रेट अवे डिपॉजिट क्या करेगा? सीधा सीधा बैंक में डिपॉजिट करेगा। स्ट्रेट अवे डिपॉजिट इन दी लोकल बैंक अकाउंट, लोकल बैंक अकाउंट में जमा कर देगा। इसमें सुविधा क्या हो रहा है? चेक आप कस्टमर्स को बोलोगे, वो चेक आपको ईमेल करेगा, ईमेल नहीं सॉरी मेल करेगा। ठीक है, आपके पास चेक तो 3 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन बाद, आपके पास 1 हफ्ता बाद चेक पहुंचेगा, फिर जाके आप उसको बैंक में जमा करोगे। उससे अच्छा है कि आप ही एजेंट रख दो सर, आप ही एजेंट रख दो, एजेंट जाके पोस्ट ऑफिस के लॉक बॉक्स से चेक निकालेगा और चेक को डायरेक्टली बैंक अकाउंट में स्ट्रेट अवे जमा करेगा। ठीक है, दिस रिड्यूसेस इंटरनल प्रोसेसिंग फ्लोट। इसमें क्या हो जाता है? इसमें इंटरनल प्रोसेसिंग, मतलब चेक का जो इंटरनल प्रोसेसिंग का जो फ्लोटिंग टाइम है ये कम हो जाता है। ठीक है, ये कम होता है तो आपका कलेक्शन पीरियड क्या हो जाता है? फास्टर हो जाता है। वेट कर जाओ सर, मैं इसका कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा आपको और मजा आएगा। दिस रिड्यूस इंटरनल प्रोसेसिंग फ्लोट, इंटरनल प्रोसेसिंग फ्लोट। शायद आप लोग इस तरह का कॉन्सेप्ट पहले कभी नहीं सुने हो, कोई बात नहीं सर, बहुत चीज जिंदगी में पहली बार ही सुनना पड़ता है। पहले सुने हो कभी ऐसे लॉक बॉक्स सिस्टम के बारे में? क्या रे, सर आप लोग कनेक्टेड हो या नहीं? मुझे किसी का भी आवाज नहीं आ रहा है। क्या नेटवर्क सही है आप लोगों का? बीच बीच में थोड़ा हाँ ना बोला करो, नहीं तो मुझे समझ में नहीं आएगा। यस सर। बस इतना ही जरूरी है। अभी रुक जाओ, मैं लॉक बॉक्स का यूज भी आपको सिखाऊंगा, लेकिन पहले मैं थोड़ा सा आपको बता तो दूं क्या है। अच्छा सर, स्टेप 4 भी लिख लो सर। स्टेप 4 में क्या होगा? लोकल क्लियरेंस ऑफ चेक्स,
local clearance of check, local clearance of check takes place faster as compared to outstation check, as compared to outstation checks. मतलब दूसरे किसी शहर का चेक या दूसरे किसी ब्रांच का चेक, ठीक है, उससे बेहतर है कि जो लोकल उस पर्टिकुलर स्टेट में है, ठीक है, इसमें जल्दी जल्दी उसमें हो जाता है, जोन वाइज चलता है हमारे देश में, ठीक है। अब देखना चेक में एक नंबर होता है, सीटीसी बोल के नंबर होता है, ठीक है, तो वो नंबर बहुत वाइडल होता है कि एक साउथ जोन है, एक नॉर्थ जोन है, इस तरह से इंडिया में चलता है, ठीक है। तो वो जोन के ऊपर बेस करके चेक क्लियरेंस में भी एक टाइम लगता है। लोकल क्लियरेंस ऑफ चेक टेक्स प्लेस फास्टर एज कम्पेयर टू आउट स्टेशन चेक्स, दिस रिड्यूसेस, इसमें क्या होता है, कोई बोलेगा सर आजकल तो सब ऑनलाइन ट्रांसफर है, लेकिन सर फिर भी चेक का यूज अभी भी है। दिस रिड्यूसेस बैंक प्रोसेसिंग फ्लोट, इसमें बैंक प्रोसेसिंग फ्लोटिंग टाइम कम हो जाता है, बैंक प्रोसेसिंग फ्लोटिंग टाइम कम हो जाता है। यस, आजकल थोड़ा सा इसका यूज जरूर कम होगा बिकॉज ऑनलाइन ट्रांसफर का कॉन्सेप्ट आ चुका है जो और फास्टर हो सकता है, बट फिर भी चेक का यूज अभी भी बहुत लोग करते हैं और ये अभी भी बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट एक मतलब पैसा जमा करना, पैसा देना, मतलब कैश का आउटफ्लो और इनफ्लो में चेक का एक बहुत बड़ा रोल प्ले आज भी है, ठीक है। तो ये जो स्टेप्स मैंने आपको लिखाया लॉक बॉक्स के ऊपर, वेट करो मैं लॉक बॉक्स के ऊपर एक क्वेश्चंस कराऊंगा अभी, ठीक है, उसमें आपको थोड़ा सा और समझ आ जाएगा कि कितना इजीली आप मतलब इस कॉन्सेप्ट को समझ पाओगे। बट बिफोर दैट सर और एक कॉन्सेप्ट है, ये फास्टर पेमेंट के लिए और स्लो डाउन पेमेंट के लिए, मतलब फास्टर कलेक्शन एंड स्लो डाउन पेमेंट के लिए अनदर पॉइंट है सर, अनदर पॉइंट का नाम क्या है सर? कंसेंट्रेशन बैंकिंग। क्या नाम है? कंसेंट्रेशन बैंकिंग। नाम सुने हो कभी? कोई बात नहीं सर, ये सब थ्योरेटिकल टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट है, बट इसके ऊपर बेस करके मतलब कॉन्सेप्चुअल है सर। कंसेंट्रेशन बैंकिंग, ये क्या कॉन्सेप्ट है? इसमें भी स्टेप 1 करो, कंसेंट्रेशन बैंकिंग। In order to decentralize collection, किसको डिसेंट्रलाइज करना है? कलेक्शन को। इन ऑर्डर टू डिसेंट्रलाइज कलेक्शन, फार्म क्या करता है, मतलब बिजनेस क्या करता है? फार्म्स ओपन लोकल कलेक्शन, मतलब लोकल सिटी में कलेक्शंस के लिए सेंटर बनाते हैं बिजनेस, ठीक है। लोकल कलेक्शन चेक के लिए, लोकल कलेक्शन सेंटर, लोकल कलेक्शन सेंटर्स। एंड कस्टमर्स को कहा जाता है, एंड कस्टमर्स आर रिक्वेस्टेड, these are applicable for big business, okay, these and customers are required to deposit checks, customers are required to deposit checks in those centers, basically in those centers, मतलब जो सेंटर्स कंपनी बनाता है वहां पर जाके कस्टमर्स को चेक जमा करने के लिए कहा जाता है। इसमें क्या होता है, अगेन दिस रिड्यूसेस मेलिंग फ्लोट, इसमें फिर से वही होता है कि जो चेक भेजने का जो मेल, मतलब ईमेल, मतलब पोस्ट ऑफिस के थ्रू से जो भेजने का टाइम है उसको कम किया जा सकता है, टाइमिंग को। और साथ में क्या हो जाता है, स्टेप 2 लिखो सर, स्टेप 2, ये स्टेप 1 था, स्टेप 2 में लिखना लोकल सेंटर, जो भी लोकल सेंटर्स होते हैं ना सर, लोकल सेंटर क्या करेगा इसमें, लोकल सेंटर्स इंटरनल लेवल में क्या करेगा, इंटरनली रिकॉर्ड्स एंड प्रोसेस दी चेक्स, रिकॉर्ड भी करेगा, रिकॉर्ड्स एंड प्रोसेस दी चेक्स,
चेक को प्रोसेस करेगा, रिकॉर्ड करेगा एंड देन डिपॉजिट इन लोकल बैंक। एंड देन एजेंट नहीं रख रहे यहाँ पर लोकल सेंटर बना रहे हैं, ठीक है। एंड देन क्या करेगा, डिपॉजिट टू लोकल बैंक। सो इंटरनल प्रोसेसिंग फ्लोट इज क्या हो जाएगा, नॉट ओवर, सॉरी एक सेकेंड, डिपॉजिट टू लोकल बैंक। सो इंटरनल प्रोसेसिंग फ्लोट इंटरनल प्रोसेसिंग फ्लोट मतलब इंटरनल लेवल में जो प्रोसेस करने का टाइम लगता है, ठीक है। लोकल सेंटर इंटरनली रिकॉर्ड्स एंड प्रोसेस द चेक्स एंड देन डिपॉजिट इन टू द लोकल बैंक। मतलब वो लोकल सेंटर ही उसको रिकॉर्ड करेगा, प्रोसेस करेगा, ठीक है, फिर उसी को बैंक में क्या कर देगा सर, जमा कर देगा। इसमें क्या हो जाएगा, इंटरनल प्रोसेसिंग फ्लोट को क्या क्या किया जा सकता है, इंटरनल प्रोसेसिंग फ्लो मतलब फ्लोट को हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, है ना सर। इंटरनल प्रोसेसिंग फ्लोट इज अवॉइडेड, मतलब प्रोसेसिंग के लिए जो इंटरनल टाइम लगता है उसको अवॉइड किया जा सकता है, इज अवॉइडेड। स्टेप 3 इसी पॉइंट पे लिखिए, फिर बाद में मैं क्वेश्चंस करा के समझाता हूँ। स्टेप 3 क्लियरिंग ऑफ local checks takes place, again same point, clearing of local checks takes place faster compared to outstation check। कंपेयर टू आउटस्टेशन चेक मतलब बाहर का चेक क्लियर करने से लोकल चेक जल्दी क्लियर हो जाता है। मतलब जिस पर्टिकुलर बैंक में कंपनी का अकाउंट होता है ना, वहाँ पर जल्दी जल्दी क्लियर होता है कंपेयर टू किसी दूसरे ब्रांच का चेक अगर आप जमा करते हो ना, वो चेक क्लियर होने में 3 दिन से ज़्यादा टाइम लगता है। बट अगर आपका लोकल बैंक में ही जमा हो जाता है, जिस बैंक में आपका अकाउंट है, उसमें आपका जल्दी चेक क्लियर होगा। जानते हो सर आप लोग इस तरह का कॉन्सेप्ट, क्लियरिंग ऑफ लोकल चेक्स टेक्स प्लेस फास्टर कंपेयर टू आउटस्टेशन चेक। क्या रे, पता है कि नहीं है ज्योति, ऐसा होता है कि नहीं होता? होता है सर। This reduces bank processing float. Again, same point. Bank processing float. सर बोल तो दिए 2 पॉइंट आप लोग, आपने 2 पॉइंट बता दिया। लिख लिया सर आप लोगों ने? अगर लिख लिया तो बताना, फिर मैं क्वेश्चन बताऊंगा। सबका लिखना हो गया? ये कंसंट्रेशन बैंकिंग एंड लॉक बॉक्स सिस्टम, तो आपने 2 कॉन्सेप्ट पढ़ा सर, पेमेंट को फास्टर कलेक्ट करना और सॉरी कलेक्शन फास्टर करना और पेमेंट स्लो डाउन करना। बेसिक पॉइंट है कैश मैनेजमेंट का। कैश बजट में कैश मैनेजमेंट का 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पेमेंट कलेक्ट जल्दी करो, सॉरी कलेक्शन जल्दी करो डेटर से, और कस्टमर का पेमेंट लेट से करो। उसके लिए आपके पास 2 कॉन्सेप्ट आ गया, वन इज कॉल्ड लॉक बॉक्स सिस्टम, अनदर इज कॉल्ड कंसंट्रेशन बैंकिंग, ठीक है। अब इस दोनों पॉइंट में अल्टीमेट एक ही ऑब्जेक्टिव है कि कुछ भी हो जाए पेमेंट स्लो डाउन होना चाहिए और कलेक्शन जल्दी होना चाहिए, ठीक है। ये उपाय का क्या बात है, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन करना है सर, आप कैलकुलेट करके बताओगे, ठीक है। तो मैं उसी में आपको पूरा 2 पॉइंट समझाऊंगा, तो प्लीज लिखो सर एग्जाम्पल बोल के। X Limited is presently evaluating whether it should implement, मतलब कॉन्सेप्ट तो है लॉक बॉक्स का, बट लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। whether it should implement लॉक बॉक्स सिस्टम, क्या लॉक बॉक्स सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है क्या वो अप्लाई करना चाहिए, लॉक बॉक्स सिस्टम ऑफ कैश कलेक्शन। आप बात समझ रहे हो सर?
कोई भी सिस्टम अगर आपको अप्लाई करना है तो उसका खर्चा तो पड़ता है ना। तो अगर आपको खर्चा करके फायदा होता है तो खर्चा करो, और अगर खर्चा करके फायदा नहीं होता है, अगर आपका एक्सपेंस करके फायदा नहीं है, बिजनेस को अगर बेनिफिट नहीं है तो मत करो, सिंपल बात है। लॉग बॉक्स सिस्टम ऑफ कैश कलेक्शन, तो बेसिक कॉस्टिंग करना है, यहाँ पर बेसिक कॉस्टिंग करना है। तो चलो देखते हैं क्या कॉस्टिंग समझ में आता है आप लोगों को। चलो लिखो सर, एवरेज नंबर ऑफ चेक्स कलेक्टेड पर डे। बड़ा कंपनी में रोज चेक का केस रहता है ना सर। जो बिग कंपनीज होता है उनके पास चेक का आना जाना लगा रहेगा ना। अरे हाँ या ना, क्या रे, बिग कंपनीज Yes. में चेक का आना जाना रेगुलर लगा रहता है। आप भी चेक दे रहे हो, दूसरा भी चेक ले रहा है ना। आप चेक कलेक्ट भी करते रहते हो, आप चेक पेमेंट भी करते रहते हो, ऐसा चलता रहता है सर। तो एवरेज नंबर ऑफ चेक्स कलेक्टेड पर डे, से फॉर एग्जांपल 50, कितना चेक डेली कलेक्ट हो जाता है? 50 चेक कलेक्ट होता है। सर जिनसे चेक कलेक्ट करते हो वो आपका कौन लगता है? डेटर लगता है ना, क्या रे? जिनसे चेक कलेक्ट करते हो वो आपका कौन लगता है? डेटर, बेसिकली आपका कस्टमर। एवरेज अमाउंट, ये एक एग्जांपल बन रहा है, एवरेज अमाउंट ऑफ ईच चेक। आप जो चेक कलेक्ट करते हो पर चेक का अमाउंट, एवरेज जो अमाउंट है, एवरेज अमाउंट ऑफ ईच चेक इज ₹7,000, 7,000 का एवरेज में है, ठीक है। रेंट ऑफ लॉक बॉक्स, कहाँ मिलता है लॉक बॉक्स का रेंट? चेक जमा करने के लिए जो लॉक बॉक्स है वो कहाँ मिलता है सर? कहाँ पर लॉक बॉक्स रेंट पे ले सकते हो? अरे बोलो। पोस्ट ऑफिस। थैंक यू सर, पीओ में मिलता है, पोस्ट ऑफिस में, ठीक है। पोस्ट ऑफिस में लॉक बॉक्स का जो रेंट है वो है आपका 10,000 पर मंथ। पोस्ट ऑफिस को भी बिजनेस कर मिल जाता है, तो पोस्ट ऑफिस भी ये सब सर्विस देता है सर। एनुअल चार्ज ऑफ कलेक्शन, एनुअल चार्ज ऑफ कलेक्शन एजेंट, मतलब जो एजेंट आप रखते हो कलेक्शन करने के लिए। पोस्ट ऑफिस में लॉक बॉक्स तो है बट वहां से कलेक्ट करने के लिए एक एजेंट रखना पड़ेगा, जिनको आपको कुछ पेमेंट करना है एनुअल लेवल में, सैलरी के तौर पे। तो एनुअल चार्ज ऑफ कलेक्शन एजेंट कितना ले लेगा सर? अरे कुछ नहीं तो कम से कम एक सैलरी तो वो लेगा ना। तो एजेंट यहाँ पर एनुअली 3 लाख का ले लेता है सर। एनुअल 3 लाख मतलब मंथली कितना हो जाएगा? वही ऑलमोस्ट 30,000 सर, 30 से थोड़ा कम, 25-26 हज़ार के आसपास का ले लेता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ फंड, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ फंड, ध्यान से देखो फिर समझ में आएगा खेल कहाँ है फाइनेंस का। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ फंड मतलब जो फंड आपको मिलने वाला है, जो कस्टमर से आपको मिलने वाला है, इसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 9%। मतलब अगर ये मार्केट में लगा देते हो तो 9% का आपको इंटरेस्ट मिलेगा। नाउ कैरी आउट द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, ये कॉस्टिंग वाला, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाला फीलिंग आएगा आपको, ठीक है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, इसमें आपको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस निकालना है एंड आपको ये भी बताना है, इवेलुएट करके ये भी बताना है वेदर फर्म शुड implement lockbox system, whether farm should implement lockbox system or not, क्या फार्म को लॉकबॉक्स सिस्टम इंप्लीमेंट करना चाहिए या नहीं। लॉकबॉक्स विल स्पीड अप कलेक्शन, लॉकबॉक्स अगर यूज किया जाता है, अगर कंपनी लॉकबॉक्स सिस्टम चेक कलेक्शंस के लिए यूज करता है तो लॉकबॉक्स विल स्पीड अप, कितना जल्दी आपका कलेक्शन कितना जल्दी होगा? स्पीड अप collection, lockbox will speed up collection by 4 days,
लॉक बॉक्स के कारण आपका चेक का कलेक्शन 4 दिन पहले, मतलब आपका पेमेंट जो 4 दिन बाद मिलने वाला था वो 4 दिन पहले मिलेगा भाई, 4 डेज। ओके सर, जो पेमेंट आपको 4 दिन बाद मिलने वाला था वो आपको 4 दिन पहले मिलेगा, बट उसके लिए आपको एक कॉस्टिंग भी करना पड़ रहा है। लॉक बॉक्स के लिए भी तो खर्चा है, एजेंट का भी खर्चा है, तो आपको देखना चाहिए कि क्या सच में ये लॉक बॉक्स यूज करना फायदेमंद होता है कि नहीं होता। हाँ सर, बात समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? बोलो ना सर। हेलो, किसी को समझ में नहीं आया क्या? आया। अब इसका हिसाब कैसे करना है? कॉस्टिंग जैसे ही हिसाब करना है। एवरेज कलेक्शन पर डे, एवरेज कलेक्शन पर डे कितना हो जाएगा सर? बोलो, मौसमी बोल, ज्योति, प्रिया, अनुज का आवाज नहीं आ रहा है मेरे को। एवरेज कलेक्शन पर डे कितना होगा आपका? आप कितना 50। डेली 50? क्या 50 चेक्स मिलता है, हर चेक का अमाउंट कितना है? 7,000। तो 50 करके 7,000, आप पर डे कितना अमाउंट पर डे कलेक्ट कर सकते हो? 3.5 लाख। हाँ सर, आपका पर डे एवरेज कलेक्शन है बिजनेस में 3.5 लाख डेली का। अमाउंट कलेक्टेड फास्टर, अमाउंट कलेक्टेड फास्टर, अगर आप हर 4 दिन पहले कलेक्शन कर लेते हो तो एनुअल लेवल में 3.5 लाख करके 4 दिन के हिसाब से आप कितना फास्ट कलेक्शन कर सकते हो, कितना अमाउंट का? अगर आप हर 4 दिन का फास्ट कलेक्शन करते हो तो एनुअल लेवल में आपका कितना कलेक्शन हो जाता है अमाउंट? 3.5 लाख इंटू 4, दैट मीन्स, बोलो सर कितना हो जाएगा 3.5 लाख इंटू 4? 14 लाख। 14 लाख। मतलब कहने का मतलब यही है कि अगर आप हमेशा 4 दिन का कलेक्शन फास्टर करते हो तो एनुअल लेवल में ऑलमोस्ट 14 लाख अमाउंट का कलेक्शन आप फास्टर कर सकते हो, है ना सर? इसमें आपका इंटरेस्ट सेविंग्स, मतलब ये 14 लाख अगर आप एनुअली ओवरऑल 14 लाख अगर आप फास्ट कलेक्शन कर सकते हो तो इंटरेस्ट कितना मिल सकता है आपका एनुअल लेवल में? इंटरेस्ट कितना बचेगा आपका? जो पैसा आपका दूसरा जगह में देना पड़ता है आपको, क्योंकि ये मार्केट में पड़ा हुआ है, तो इतना अमाउंट अगर आप फास्टर कलेक्शन करते हो तो आपको यहाँ इसके लिए पेमेंट करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, इंटरेस्ट अमाउंट भरने का जरूरत नहीं पड़ेगा, बिकॉज आप जल्दी कलेक्ट कर लेते हो। तो ये आपका इंटरेस्ट का बचत है, जो इंटरेस्ट आपको कहीं दूसरी जगह में देना पड़ता है। तो इंटरेस्ट सेविंग्स इज 14 लाख का कितना है मार्केट में आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? 9% ना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज 9%। जो मार्केट में कहीं पर रखोगे तो 9% देना पड़ेगा या फिर 9% आपको मिलेगा। तो यहाँ पर आपका इंटरेस्ट सेविंग्स है 14 लाख का 9%। कितना होता है 14 लाख का 9%? बोलो। 1,26,000। 1,26,000। वेट सर, अभी समझाता हूँ। अभी आप मुझे एक चीज बताओ, अभी आप मुझे एक चीज, सिंगल चीज बताओ, आपका कॉस्टिंग कितना पड़ रहा है? रेंटल कितना दे रहे हो आप? रेंटल चार्ज कितना है आपका एनुअली? 10,000 करके 10,000। 12 महीने का 1,20,000। और कलेक्शन के लिए एजेंट को कितना दे रहे हो? एजेंट को 3 लाख देते हो कि नहीं देते? है ना, एक एजेंट रखते हो उसको 3 लाख दे रहे हो, तो ओवरऑल आपका कॉस्ट कितना है? 4,20,000, है ना? तो बताओ सर, क्या समझ में आया आपको? बोलो सर, कुछ समझ में आया कि नहीं आया? ये जो क्वेश्चंस के एनालिसिस आपने किया, इससे आपको क्या समझ आया?
कुछ समझ में नहीं आया किसी को भी? आपका कॉस्टिंग है 4,20,000 का। हाँ बोलो। लॉक बॉक्स रख के बेनिफिट नहीं है। क्यों? लॉक बॉक्स नहीं रखने से 1,26,000 का सेविंग है और लॉक बॉक्स रखने के बाद 4,20,000 का कॉस्ट है। मतलब लॉक बॉक्स अगर आप यूज़ करते हो तो आप अगर ये लॉक बॉक्स के कारण जो एक्स्ट्रा अमाउंट आपको रिसीव हो जाता है 14 लाख, वो अगर कहीं पर भी अगर आप रखते हो तो उसके कारण आपका इंटरेस्ट मिल जाएगा, जिसके कारण आपको सेविंग्स बढ़ जाता है ना। 14 लाख पे अगर 9% का हम लोगों ने एक एवरेज रेट माना कि 9% आपको कहीं पर रख के मिल जाता है, तो 1,26,000 का आप बेनिफिट कर सकते हो फास्टर कलेक्शन के कारण। ये सर ना, फास्टर कलेक्शन के कारण आपके पास जो फंड आता है उस फंड को कहीं पर जमा करके आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है 1,26,000, विच इज वेरी गुड फॉर यू। बट फास्टर कलेक्शन के चक्कर में आपका कितना निकल रहा है सर? 4,20,000। कलेक्शन को फास्ट करने के लिए आपका कॉस्टिंग पड़ जा रहा है 4,20,000, तो आपका बेनिफिट कितना है? 1,26,000 का। ये जो पहला स्टेज था, मैंने यहाँ पर लिखना भूल गया सर, ये फर्स्ट स्टेज जो था, दिस इज स्टेज 1। स्टेज 1 इज बेनिफिट। ये स्टेज 1 में आपने बेनिफिट देखा और स्टेज 2 में आपने कॉस्ट देखा, ठीक है? ये आपका बेनिफिट है, लेकिन आपका कॉस्ट है 4,20,000, मतलब आमदनी 98, खर्चा रुपया, ऐसा हो जा रहा है। तो कंक्लूजन क्या हो जाएगा आपका? सेंस बेनिफिट इज लेस देन ना, ये ग्रेटर देन, लेस देन कॉस्ट। बेनिफिट कॉस्ट से कम है, तो फार्म क्या करेगा? फार्म शुड नॉट ऑप्टेड लॉक बॉक्स सिस्टम। फार्म को लॉक बॉक्स सिस्टम नहीं लेना चाहिए। अगर आपको फास्टर कलेक्शन में सेविंग्स मिलता, बहुत अच्छा बात है, बट उसके कारण आपका खर्चा कितना पड़ जा रहा है, आपको इसका भी हिसाब देख लेना चाहिए। मैक्सिमम केस में बहुत कंपनीज इस तरह का पैटर्न को देखना भूल जाता है। उनको लगता है कि मेरा कलेक्शन जल्दी होगा तो क्यों ना मैं लॉक बॉक्स ले लूँ, क्योंकि मेरा कलेक्शन जल्दी होगा तो उनको लगता है कि फंड हाथ में आ जाएगा। बट फंड हाथ में आने के लिए जल्दी जल्दी आपका खर्चा कितना पड़ रहा है, आपको इसे भी देखना चाहिए, है ना? आपको इसे भी देखना चाहिए। बहुत केस में ऐसा होता है ना, कंपनी अपना सेल को बूस्ट करने के लिए क्रेडिट सिस्टम रखता है कि यस आप क्रेडिट में लेके जाओ, बाद में पेमेंट करना। इसमें उसको लगता तो है कि मेरा सेल बूस्ट हो गया, बट बहुत केस में ऐसा भी पता चल जाता है ना कि सेल बूस्ट के साथ साथ उनका कितना पैसा मार्केट में फंस गया। हाँ सर, सेल को बूस्ट करने के चक्कर में बहुत केस में ऐसा भी होता है ना कि उसका सेल तो बढ़ गया, बहुत अच्छा सेल बढ़ा, बट अगर क्रेडिट कॉस्ट इतना ज़्यादा हो जाएगा और आपका मार्केट में फंड इतना दिन तक फंसा रहेगा तो आपका बिजनेस में रोलिंग बंद हो जाएगा और आपका बिजनेस को प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये सब मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कॉस्टिंग का भी पार्ट है जो बहुत इंटरनल लेवल पे आपको समझाते हैं। सीएमए का ये जगह में रोल प्लेइंग बहुत ज़्यादा है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का इसमें बहुत ज़्यादा रोल प्ले है सर, ठीक है? ऐसे चार्टर्ड सीएस एंड सीएमए ये तीनों ये सब चीज़ समझ सकता है और समझा भी सकता है कंपनी को, बट सीएमए को स्पेशलाइज्ड ये सब काम के लिए रखा गया है। सीए को तो ओवरऑल हर चीज़ के लिए रखा गया है। सीएस को सब पता होना चाहिए, बट कंपनी का लीगल मैटर इसके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड सर कि क्या चक्कर है और क्यों समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है आप लोगों को। ओके सर, एक क्वेश्चन करोगे सर? अच्छा प्लीज सर बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया आप लोगों को? मतलब पेमेंट फास्टर करने के लिए, कलेक्शन फास्टर, पेमेंट स्लोअर, बोलना आसान है बट उसको फिर कॉस्टिंग पे भी देखना जरूरी है। फाइनेंस वाले तो बता दिया, फाइनेंस वाले ने आप बता दिया कि भाई पेमेंट को फास्टर करो, करी पेमेंट को स्लो डाउन करो और कलेक्शन को फास्टर करो, बट उसका कॉस्टिंग भी तो देखना पड़ सकता है। क्या रे, समझ नहीं आया क्या? सर बोलो सर। अगर फर्म लॉक बॉक्स सिस्टम ऑप्ट नहीं करेगा, मतलब कॉस्ट ज्यादा है बोल के, तो फिर किधर पे सेविंग्स, मतलब सेविंग नहीं, चेक किधर पे कलेक्ट करेगा? तो इन दैट केस उसका जो जो जिस जिस हिसाब से चल रहा था उसी हिसाब से चलेगा।
मतलब फास्टर के लिए जो लॉग बॉक्स सिस्टम लेने से उसको क्या फायदा हो रहा था कि लॉग बॉक्स के कारण वो क्या कर रहा था, जैसे ये पॉइंट को समझो फिर से। जो लॉग बॉक्स सिस्टम क्या कहा आपको, लॉग बॉक्स सिस्टम में आपको 3 स्टेप कहा था, है ना, लॉग बॉक्स सिस्टम में आपको 3 स्टेप कहा था। फर्म विल डिसेंट्रलाइज कलेक्शन, मतलब वो एक होता है सेंट्रलाइज कलेक्शन, जैसे मानो कि आपका कंपनी का हेड ऑफिस है मुंबई में से फॉर एग्जांपल, या फिर कलकत्ता में। अब बात को समझ रहे हो सर। फॉर एग्जांपल आपका कंपनी का हेड ऑफिस है मुंबई में और आपका ब्रांच ऑफिस है कोलकाता के बाकी जगह में, सॉरी इंडिया के बाकी जगह में, ठीक है। अब आपका पेमेंट का जो कलेक्शन होता है वो सारा का सारा मुंबई हेड ऑफिस में होकर ही आता है। मतलब हेड ऑफिस में चेक कलेक्शन होगा तभी जाके हेड ऑफिस चेक को पेमेंट के लिए भेजेगा एंड देन ओनली कलेक्शन मिलेगा। आप समझ रहे हो सर। मुंबई इज योर हेडक्वार्टर से फॉर एग्जांपल, बाकी कलकत्ता इज योर ब्रांच, दिस इज हेडक्वार्टर, दिल्ली ब्रांच, बैंगलोर ब्रांच, ठीक है। अब ये सारा जगह में जो बिजनेस होता है सारा का सारा चेक जब यहाँ पर आके पहुंचते हैं तब जाके वो चेक को क्या करते हैं, कैश कर पाते हैं। दिस इज कॉल्ड सेंट्रलाइज सिस्टम, दिस इज कॉल्ड सेंट्रलाइज सिस्टम। यही है ना सर सेंट्रलाइज सिस्टम का मतलब क्या रे। अरे बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ, और डिसेंट्रलाइज में मतलब ब्रांच ऑफिस पे अगर चेक मिल गया तो वहीं पे एनकैश कर लो। हाँ, अब बैंक क्या करेगा, कंपनी क्या करेगा, हर ब्रांच सिटी में एक बैंक अकाउंट ओपन कर लेगा, तो वो होम ब्रांच जैसा हो जाएगा, है ना। तो एक मुंबई कलकत्ता का चेक मुंबई में आके इनकैश होने में टाइम लगता है, बट कोलकाता का चेक अगर कोलकाता का में ही मिल जाता है, दिल्ली का चेक अगर दिल्ली के ब्रांच में ही मिल जाता है, बैंगलोर का चेक अगर बैंगलोर ब्रांच में ही मिल जाता है, तो ईजी कलेक्शन हो जाएगा। और इसके लिए एक ड्रॉप बॉक्स सिस्टम है, कस्टमर को बोल देंगे कि भाई पोस्ट ऑफिस में जमा कर दो, ठीक है। और कलेक्शन के लिए एक एजेंट रख देंगे जो लोकल पोस्ट ऑफिस से कलेक्ट कर लेगा चेक को और फिर कोलकाता के ऑफिस में ही जमा कर देगा, कोलकाता के ही बैंक अकाउंट में जमा कर देगा। तो इसमें क्या होगा, उसका कलेक्शन फास्टर हो जाएगा और उनके अकाउंट में जल्दी जल्दी पेमेंट आ जाएगा। लेकिन इसको करने के लिए कंपनी का, हमारा जो करंट एग्जाम्पल था उसमें उसका खर्चा ज़्यादा हो रहा है, तो अगर उसका कलेक्शन अमाउंट और ज़्यादा होता तो शायद उसको किफ़ायती हो जाता सर, क्या रे। अगर उसका कलेक्शन अमाउंट और थोड़ा ज़्यादा होता तो शायद उसके लिए किफ़ायती होता, ये सर नो। क्या आप लोगों को बात समझ में आया कि नहीं आया। ये जो क्वेश्चन हम लोगों ने अभी सॉल्व किया इसमें उसका कलेक्शन अमाउंट थोड़ा कम रह गया होगा, क्या लगता है। यही कलेक्शन अमाउंट अगर थोड़ा और ज़्यादा होता तो शायद उसके लिए थोड़ा सा और बेनिफिट हो जाता, बट यहाँ पर बेनिफिट के लिए तो उसको सिर्फ 1,26,000 का ही बेनिफिट हो रहा है, बट उसको कॉस्टिंग पड़ जा रहा है सर 4,20,000 का, दैट्स वाई उसको यहाँ पर नहीं लेना चाहिए। बट अगर ये उल्टा होता तो कॉस्टिंग पड़ता, मतलब जो भी हो ये अमाउंट अगर तो 4,20,000 से ज़्यादा होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, है ना सर। ये अमाउंट अगर 4,20,000 से ज़्यादा होता तो शायद कंपनी ले लेता, क्या रे। यस नो कुछ तो बोलो। ज्योति मौसमी बोलो, समझ आया कि नहीं। हाँ सर। यस। टोटल कलेक्शन, और एक क्वेश्चन लिखो, प्रिया का आवाज नहीं आ रहा है, प्रिया समझ आ रहा है क्या। टोटल कलेक्शन ड्यूरिंग द ईयर इक्वल्स टू 9 lakh, okay, total collection during the year equals to 9 lakh. Firm operates 48 weeks. फार्म बिजनेस जो है वो साल में 48 वीक ओपन रहता है, ठीक है, ऑपरेट करता है इन ईयर, एक साल में 5 days वीक अ वीक। हफ्ते में कितना होता है, 5 दिन का काम होता है, 5 days अ वीक ऑपरेट करता है, 2 दिन छुट्टी रहता है, हाँ 5 days अ वीक काम होता है। लॉक बॉक्स का रेंट जो है, लॉक बॉक्स का रेंट जो है 7,000 पर मंथ, पर मंथ 7,000, हाँ सर 7,000।
annual fees of collection agent, annual fees of collection agent 2,50,000. Opportunity cost 10%. If lockbox is expected, if lockbox is expected to speed up, if lockbox is expected to speed up collection by 5 days, carry out cost benefit analysis. To decide that the farm should adopt lockbox system or not. To decide whether farm should adapt lockbox system or not. बोलोगे सर कैलकुलेट करके क्या उसको करना चाहिए कि नहीं चाहिए? आपको बेनिफिट और कॉस्ट ये दोनों थोड़ा फाइंड आउट करना है. यू जस्ट नीड टू फाइंड आउट बेनिफिट एंड कॉस्ट. अभी करके बताओ. हाँ सर, ज्योति, प्रिया, रोशनी, अनुज, बताओ सर. क्या रे, कर रहे हो कि नहीं? हाँ ना, कुछ तो बोलो. यस, ट्राई कर रहे सब. কি রে, তোরা ট্রাই করছিস? জ্যোতি, कर रहे हो? मौसमी? यस. ओके सर. प्रिया का आवाज नहीं है. प्रिया है क्लास में. प्रिया का साउंड प्रॉब्लम हो जाता है. ओके, चलो सर. कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस. सर, बोलो. benefit is greater than cost. Benefit is greater than cost or less than cost? Greater than cost. Benefit is greater than cost. मौसमी की છે? हेलो.
মৌসুমীর আওয়াজ পাচ্ছি না। মৌসুমী করছিস? প্রিয়া হ্যাঁ স্যার। বল কত কি এসছে আনসার? করেছিস কি করিস নি? चलो सर बेनिफिट देख लेते हैं, बेनिफिट देख लेते हैं। हाँ सर एवरेज कलेक्शन पर डे, एवरेज कलेक्शन पर डे, एवरेज कलेक्शन पर डे कितना? 9 लाख ना, तो 9 लाख डिवाइडेड बाई क्या करेंगे? 48 वीक्स इंटू 5 डेज, ठीक है? तो पर डे का मिल जाएगा ना। 48 वीक ऑपरेट होता है, हफ्ते में 5 दिन। एवरेज कलेक्शन कितना हो जाएगा फिर ज्योति? 9 लाख डिवाइडेड बाई 48 इंटू 5 करो, कितना हो जाएगा कलेक्शन पर डे? 93,750। 93,000? हाँ सर, कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा है? 9 लाख डिवाइडेड बाई 48 इंटू 5, 93,750। हाँ सही बोल रहे हो। तो 48 इंटू 5 कितना हो जाता है? 240। मतलब हमें 9 लाख बाई 240 करना चाहिए। 9 लाख बाई 240, सॉरी सर कुछ अलग आंसर आ रहा है। मौसमी कत आसছে रे? 37,500। 9 लाख 3,750। 9 लाख 9 लाख या 90 लाख, क्या था क्वेश्चन में? 9 लाख। एक सेकेंड रुको, एक थोड़ा चेंज करना पड़ेगा सर, क्वेश्चन को 9 लाख नहीं, सॉरी 90 लाख करो। सॉरी सर, अब बताओ। ये 9 लाख नहीं है, सॉरी मेरे से गलती हुआ था, मेरे से गलती हुआ था। दिस इज 90 लाख। 90 लाख, तब जाके आंसर मैच कर रहे हैं, ठीक है? 90 लाख होगा सर, तो एवरेज कलेक्शन हो जाएगा, कहाँ कर दिया मैंने, 90 लाख, तब जाके आपका हो जाएगा 37,500 ना। यस सर। हाँ सर। ओके ज्योति आप फ्रेशली करो। एवरेज कलेक्शन फास्टर, एवरेज कलेक्शन फास्टर कितना होगा? एवरेज कलेक्शन फास्टर कितना होगा? 37,500 पाँच दिन का कितना बोल? 1,87,500। 187,500, ओके। और इंटरेस्ट का सेविंग्स कितना हो जाएगा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 187,500 इंटू 10%, है ना? 18,750, 18,750। ये बेनिफिट का हिसाब हो गया। कॉस्टिंग कितना पड़ जा रहा है कंपनी को? लॉक बॉक्स का रेंट कितना है? लॉक बॉक्स रेंट 84,000 और एनुअल फीस चार्ज बाय एजेंट, एनुअल फीस चार्ज बाय एजेंट है 2,50,000। सो 2,50,000 प्लस 84, 3,34,000। तो इधर 3,34,000 का कॉस्ट और उधर 18,750 का सेविंग्स। बहुत भयंकर हालत है। तो इस केस में सर बेनिफिट लेस देन कॉस्ट। फर्म शुड नॉट इम्प्लीमेंट लॉक बॉक्स सिस्टम, फर्म शुड नॉट इम्प्लीमेंट लॉक बॉक्स सिस्टम। बात समझ आया कि नहीं आया? यही है सिस्टम सर। पेमेंट कलेक्शन फास्टर करने का
सिचुएशंस देखने को मिल रहा है। अब क्वेश्चन टू क्वेश्चन वैरी करेगा, किस क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट है। तो नॉर्मली फर्म क्या कोशिश करता है, एक करता है कंसंट्रेशन बैंकिंग, दूसरा करता है लॉक बॉक्स सिस्टम। तो जिसमें अगर बेनिफिट हो तो लेगा, अगर बेनिफिट ना हो तो बेसिकली छोड़ देगा। सिंपल बात है, बेनिफिट होगा तो लेगा, नहीं तो छोड़ देगा। हमारा नेक्स्ट डिस्कशन होना चाहिए, सर हाउ टू स्लो डाउन पेमेंट। ये डिस्कशन क्या हो रहा था, ये डिस्कशन हो रहा था सर हाउ टू स्पीड अप कलेक्शन। अब बात क्या हो जा रहा है सर, हाउ टू स्लो डाउन पेमेंट्स। पेमेंट को स्लो डाउन कैसे करेंगे, उसका भी अलग तरीका है। पेमेंट स्लो डाउन करने का भी बहुत अच्छा तरीका है, बहुत वाइटल पॉइंट है सर स्लो डाउन पेमेंट का। ठीक है, ये मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के साथ चर्चा करूंगा। बट अभी मैं आपसे क्या चर्चा करने वाला हूँ सर जानते हो, वो जो होमवर्क क्वेश्चन था ना, एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो मैं ट्राई करता हूँ आप लोगों के साथ। तो मौसमी ट्राई किया है, मौसमी कौन सा क्वेश्चन ट्राई किया है तूने? सर तीनटेई করেছি। तीनटेई করেছিস, ओके चलो मैं एक एक करके करता हूँ। ज्योति चलो मैं ये वाला क्वेश्चन लेता हूँ पहले। कौन सा क्वेश्चन, अरे किधर चला गया, एक क्वेश्चन था, अरे कहाँ चला गया वो क्वेश्चन, अभी तो निकाला था। एक सेकंड रुको, एक मिनट। गैस बजट का 3 होमवर्क था, तो मैं आपको बताता हूँ सर कि क्या था। ओ यस, आई थिंक मुझे मिल गया। दिख रहा है सर स्क्रीन में, क्या रे स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना? हेलो, है सर। ओके, यही वाला क्वेश्चन था ना जो पहले किया था शायद। देखो, फॉलोइंग डिटेल्स आर फोकस्टेड by a company for the purpose of effective utilization of management of cash। ठीक है, ये आपको बता के रखा है। और क्या बोला, एस्टिमेटेड सेल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ईयर एंड मंथ 2010 का डेटा है। इसमें आपको अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर का डेटा दिया है। सेल्स बोला है, मटेरियल्स बोला है, वेजेस बोला है, ओवरहेड्स बोला है, यही है ना, सेल्स मटेरियल वेजेस ओवरहेड्स। और क्या बोला सर, बोला कि क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट टर्म्स में बोला सेल्स 20% सेल्स आर ऑन कैश, 50% of the credit are collected next month and the balance in the following. Credit allowed by suppliers is 2 months, delay in payment of wages is half month and overheads is 1 month। okay, ऐसा बोला है। साथ में और भी कुछ डिटेल्स आपको दिया है सर, ध्यान से देखिएगा। कहा है सर, इंटरेस्ट ऑफ 12% डिवेंचर्स ऑफ 5 लाख इज टू बी पेड हाफ ईयरली इन जून and December. Dividends on investment amounting 25,000 are expected to be received in June 2010. A new machinery will be installed in June 2010 at a cost of rupees 4 lakh, which is payable in 20 monthly installments from July 2010 onwards. Advance income tax to be paid in August 2010, rupees 15,000.
Cash balance on 1st June 2010 is expected to be 45,000 and the company wants to keep it end of every month. कंपनी हर मंथ के एंड पे 45,000 देखना चाहता है, ठीक है। दिस एक्सेस कैश इन मल्टीपल ऑफ 1,000 रुपीज इज बीइंग पुट इन फिक्स डिपॉजिट। ये एक्सेस कैश को कंपनी क्या करना चाहता है, फिक्स डिपॉजिट में डालना चाहता है, इज बीइंग पुट इन फिक्स डिपॉजिट के हिसाब से। आपको पूछा है कि सर यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर मंथली कैश बजट ऑन द बेसिस ऑफ अबव इन्फॉर्मेशन फॉर 4 मंथ्स बिगिनिंग इन जून 2010। जो मंथ स्टार्ट हुआ है जून से। ज्योति, प्रिया बोलो, ये है क्वेश्चन, ठीक है। ज्योति ने ट्राई किया था ये वाला, ज्योति ये वाला नहीं किया था ना? नहीं सर। ठीक है, ठीक है, चलो अभी कर लो। और मौसमी भी मैच कराते जाना, मौसमी थोड़ा हेल्प करना क्या क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक प्रोफॉर्मा, जैसे कि क्या लिखना चाहिए, कैश बजट फॉर दी 4 मंथ। 4 महीने का बोला है तो 4 महीने का ही करेंगे। एक पर्टिकुलर दे दो, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 4 महीना हो गया ना। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। और आप लोग बोल रहे थे सर टोटल का भी एक कॉलम कर लीजिए, चलो टोटल कॉलम कर लेते हैं, ठीक है। ओके सर, रिसिप्ट्स पहले देख लेते हैं, कंपनी को क्या क्या रिसिप्ट्स हुआ है। रिसिप्ट्स में कैश सेल्स एंड कलेक्शन फ्रॉम डेटर, कैश सेल्स एंड कलेक्शन फ्रॉम डेटर, मतलब जो कैश में सेल हुआ है और जो कलेक्शन फ्रॉम डेटर हो सकता है या हुआ है, उसी को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। बजट बना रहे हैं। क्वेश्चन एक बार फिर से देखो साहब, इस क्वेश्चन में सेल्स के बारे में क्या बोला है। अप्रैल में सेल हुआ है 4,20,000 का, दिखाई दे रहा है ना सर। अप्रैल में सेल है 4,20,000 का, मई में 4,50,000 का, जून में 5 लाख का, ठीक है। क्वेश्चन में ठीक से देखना, पॉइंट को ध्यान से देखिएगा। सेल्स क्या बोला मौसमी, 20% सेल्स आर ऑन कैश बेसिस एंड 50% ऑन द क्रेडिट सेल्स आर कलेक्टेड नेक्स्ट मंथ। टोटल सेल्स का 20% कैश सेल होता है, मतलब 80% क्रेडिट सेल होता है। और ये भी बोला कि जो क्रेडिट सेल होता है उसका 50% ऑफ द क्रेडिट सेल्स नेक्स्ट मंथ में मिलता है एंड द बैलेंस इन द फॉलोइंग मंथ। 50% of the credit sales are collected next month and the balance in the following month, ठीक है। इस लैंग्वेज को प्लीज ध्यान से सुनिए, समझिएगा, ठीक है। तो अगर आप इस तरह से सोचते हो तो फिर आपको इसके ऊपर मुझे लगता है एक वर्किंग नोट बना लेना चाहिए। तो चलो इसके ऊपर एक वर्किंग नोट बना लेते हैं। ये सब चीज़ों में वर्किंग नोट बनाने का फायदा क्या जानते हो, आपका गलती होने का चांसेस कम हो जाता है, बस यही फायदा है और कुछ नहीं। वर्किंग नोट 1, ठीक है। तो डायरेक्ट वर्किंग नोट करेंगे और पुट कर देंगे, इसमें आपका सुविधा है। वर्किंग नोट करके करने से आपका सुविधा है। कैश सेल्स एंड कलेक्शन फ्रॉम डेटर, बहुत ही वाइटल एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। कैश सेल्स एंड कलेक्शन फ्रॉम डेटर, ये कॉस्टिंग का भी पार्ट है कैश बजट वगैरह में, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर कर देते हैं सर, और हमें चाहिए जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। अब बताओ सर, पूरा सेल का कैश सेल कितने का है मौसमी, कैश सेल्स कितना परसेंटेज है? 20%। 20%। तो अप्रैल का कलेक्शन जून में होगा ना, क्या लगता है? अप्रैल में 4,20,000 का सेल हुआ है, मई में 4,50,000 का सेल हुआ है, तो जून में कितना कलेक्शन होगा, क्या लगता है? कैश सेल कितना होगा जून में, कैसे हिसाब करोगे? हाँ बोलो। वो
1 লাখ হবে। কি করে বল? ক্যাশ সেল তো ওই মাসেই কালেক্ট করে নেয়। कैश सेल उसी मंथ में कलेक्ट कर लेगा, तो 4,20,000 का 20% कितना हो जाता है? না না, জুন থেকে করব তো, এপ্রিলেরটা আর কেন করব? ओ सॉरी, जून का 5 लाख है, सॉरी जून का जून में मिल जाएगा, वेरी गुड सर, जून का जून में मिल जाएगा। और इसका क्रेडिट सेल का क्या होगा फिर? क्रेडिट सेल का क्या होगा अप्रैल का जून में? হ্যাঁ, এপ্রিলের ক্রেডিট সেল জুনে যাবে আর জুলাইতে যাবে। अप्रैल क्रेडिट सेल जूने जावे एंड जुलाई में जाएगा। না अच्छा, সরি, মে আর জুন, মে জুন। मई में जाएगा और जून में जाएगा, वेरी गुड सर, अप्रैल का मई में जाएगा, जून में जाएगा। ओके, बिफोर दैट एक बार मैं कैश को पहले नोट कर लेता हूँ, सॉरी। तो जून में 5 लाख का था, 5 लाख का 20% कितना हो? 1 लाख ना, वेरी गुड सर, सॉरी कैश सेल था, मैंने ये वाला बात ख्याल नहीं किया था। तो 5 लाख का 20% 1 लाख आ गया, और क्या 2 लाख, सॉरी 4,90,000 का, 4,90,000 का কত হবে এটা? 98,000। 98,000, वेरी गुड। अगस्त का 1,08,000। 5,40,000 का ना, ओके। और ये 6,10,000 का, ज्योति बोलो, 1,08,000, 1,08,000। सितंबर 1,22,000। 1,22,000। 1,22,000। Okay. Now next point is sir, collection from टू मंथ्स कलेक्शन, 2 months अर्लियर सेल्स, मतलब 2 महीना पहले का, और 1 month ऑफ क्रेडिट सेल्स, ठीक है। कलेक्शन फ्रॉम, इसमें दो बात हो जाएगा, एक 2 month अर्लियर सेल का, 2 महीना पहले जो किया था उसका एक डिटेल्स आएगा, और 1 month अर्लियर क्रेडिट सेल्स, 2 month अर्लियर क्रेडिट सेल्स एंड 1 month अर्लियर क्रेडिट सेल्स। दो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, एक 2 महीना पहले जो क्रेडिट सेल हुआ था उसका हिसाब, और एक 1 month पहले जो क्रेडिट सेल हुआ था उसका हिसाब, ठीक है। चलो सर देखो, बताओ तो सर क्या मिलता है आपको? क्या मिलता है देखो, अगर आप जून का हिसाब कर रहे हो तो जून का 50% जो पेमेंट है, मतलब ये जून वाला, ये वाला नहीं, मतलब सिंपल बात है, अप्रैल का जो कलेक्शन है इसका 50%, 50% मतलब कैश सेल को छोड़ के, है ना, कैश सेल को छोड़ के ना, क्रेडिट सेल का, क्रेडिट सेल का 50% आपको मई में, और बाकी 50% आपका जून में। सिमिलरली मई का जून जुलाई, जून का जुलाई अगस्त, जुलाई का अगस्त सितंबर, इस तरह से होगा। तो क्या हिसाब आता है, बोल पाओगे सर, बोलो। 2 months अर्लियर का कितना हो जाएगा? 1,68,000। ये हिसाब कैसे मिला, थोड़ा बताएगा? चार लाख 20, हाँ देख, 4,20,000 अप्रैल में था, इसका 20% हटा देते हो क्या? 4,20,000 80%, यस, যেটা আসবে সেটা ডিভাইডেড বাই 2 করে দিলে হয়ে যাবে। यस सर, 4,20,000 का 80% जो आएगा उसको डिवाइडेड बाई 2, वेरी गुड सर, वेरी गुड। तो बेसिकली अगर मैं कैलकुलेटर से यहाँ पर देखूं तो 4,20,000 का 80% ये आएगा मौसमी 3,36,000 डिवाइडेड बाई 2, 1,68,000। इसका एक कलेक्शन होगा मई में और दूसरा कलेक्शन होगा जून में, ऐसा है क्या? हाँ सर। ओके, तो अगर इसको पुट किया जाए तो 1,68,000 इधर आ गया, ठीक है। अच्छा, अब बताना यहाँ पर, ये तो जून का पुट हो गया, अब जुलाई में क्या होगा? जुलाई में क्या होगा? জুনে তো মেয়ের কালেকশনটাও আসবে না?
जून में मई का कलेक्शन भी आएगा। सर ठीक से देखो तो 50% ऑफ द क्रेडिट सेल्स आर कलेक्टेड नेक्स्ट मंथ। 50% of the credit sales are collected next month and the balance in the following month. Point to be noted sir. मतलब 4,20,000 का हाँ 50% तो जून में जाबे। अप्रैल का 50% एक मई में होगा, एक जून में जाएगा। तो फिर अप्रैल का जो जून में जाना था वो तो दे दिए सर। 2 मंथ्स हम लोगों ने जब भी पुट किया, ये तो 2 मंथ्स का डेटा ही पुट किया ना। ये जो 1,68,000 है ये तो 2 मंथ्स अर्लियर सेल का ही डेटा पुट किया। तो मई का तो हिसाब हम लोग कर नहीं रहे बिकॉज हमें तो पूछा ही नहीं मई के बारे में। क्वेश्चन में तो हमें जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर पूछा है। तो फिर बाकी जो 50% मई में जाने वाला है उसका तो यहाँ पर कुछ जरूरत नहीं है ना। इससे पहले वाला जो मंथ सर जेटा 1 मंथ क्रेडिट सेल আছে हाँ बोल 1 मंथ ক্রেডিট সেল যেটা আছে ওইটা বলছিলাম। হ্যাঁ ওটা তো আসবে, তার মানে 1 মান্থের ক্রেডিটের জন্য আমার কোনটা করতে হবে? মেয়ের ক্রেডিট সেল এক্স্যাক্টলি ওটাই তো বলছি। তো 4,50,000 এর 80%, তাই তো 4,50,000 का 80% और उसका 50 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा? 4,50,000 into 80% डिवाइडेड बाय 2, यस 1,80,000। ज्योति प्रिया आप लोग आ रहा है क्या? ज्योति आया क्या? 1,80,000? यस सर। ओके, एक बात ध्यान से देखो, बड़ा इजीली अभी हो जाएगा। अप्रैल का तो हो गया जो पुट करना था। अब मई का हिसाब क्या है? मई का 80% जो क्रेडिट सेल है उसका 50% इधर आ गया जुलाई में, हाँ, और 50% जून में भी जाएगा, है ना। एक 50% जून में भी चला जाएगा 1 मंथ का जो है। तो इस हिसाब से अगर देखो, बड़ा इजीली ये भी 1,80,000 होगा, है ना। दिस वन इज ऑल्सो 1,80,000। सिमिलरली ये वाला कितना होगा मौसमी? 2 लाख। 5 लाख का 20% क्रेडिट सेल्स है, उसको डिवाइडेड बाय 2 करो, जितना होगा पुट करो। कितना है? 2 लाख। क्या रे, क्या मैं सही बोला? 5 लाख का है क्या या गलत बोला? मई का 4.5 लाख। अप्रैल का हो गया, मई का हो गया, जून का, हाँ 5 लाख का ही होगा। तो 5 लाख का 80% कितना होता है? 4 लाख। 4 लाख का 50% 2 लाख 1 मंथ का है, 2 लाख 2 मंथ का है। तो इधर 2 लाख, इधर भी 2 लाख। तो इसका भी सेम टू सेम कॉन्सेप्ट, ये भी इधर आ जाएगा। और यहाँ कितना हो जाएगा मौसमी बोल? 1,96,000। 1,96,000 यहाँ भी हो जाएगा 1,96,000, लेकिन इधर कुछ अलग होगा। ये आपका हो जाएगा सितंबर ना, अगस्त का जो डेटा है उससे होगा। अगस्त में 5,40,000 है, 5,40,000 का 80% करो, डिवाइडेड बाय 2 करो, 2,16,000। 2,16,000 ये एक डेटा आएगा इधर, और कुछ नहीं होगा। अब इसको टोटल कर दो। टोटल करके बताएगा सर कितना हो रहा है? ये आ रहा है सर 4,48,000। मैच कर रहा है कि नहीं देखना एक बार। ये आ रहा है सर 4,78,000। ये आ रहा है 3 लाख, 4 लाख, 5,04,000। क्या मैच कर रहा है मौसमी? और ये हो रहा है 5,34,000। एक बार देखना सर, कुछ गलत हुआ क्या?
हेलो, इज देयर एनीथिंग रॉन्ग? मेरा कैलकुलेशन सही है ज्योति? यस सर। ओके ठीक है सर। तो जुलाई अगस्त, जून जुलाई अगस्त सितंबर निकल गया सर, ठीक है। अब इसको पुट कर देंगे, बस काम खत्म। जो ज़्यादा झमेला वाला एरिया था वो झमेला वाला एरिया हम लोग एकदम स्टार्टिंग में ही एलिमिनेट कर दिए, ठीक है। और क्या कलेक्शन है? कलेक्शन में और कुछ बोला है क्या? डिविडेंड वगैरह? यस, डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट अमाउंटिंग 25,000 आर एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव्ड इन जून। जून में आपको 25,000 का डिविडेंड मिला है, ठीक है। जून में आपको 25,000 का डिविडेंड भी मिल रहा है। ये दो आपको मतलब कलेक्शंस के बारे में बोला है, सही तो मौसमी? क्या सही बोला मैंने? मौसमी की কিছু ভুল হয়েছিল নাকি না ঠিক হয়েছে সব? হ্যাঁ স্যার, ঠিক হয়েছে? ঠিক আছে। ओके, वेरी गुड सर। तो चलो पुट कर देते हैं। कलेक्शन फ्रॉम डेटर भी मिल गया और डिविडेंड भी मिल गया। तो कैश सेल्स एंड कलेक्शन फ्रॉम डेटर कुल मिला के 4,48,000, 4,78,000, 5,04,000, सितंबर में 5,34,000। सब कुछ मिला जुला के टोटल कितना हो रहा है सर? मौसमी टोटलटा बोलबी तो ये सबका मिला के टोटल कितना? 4,73,000। नहीं ये वाला टोटल साइड वाला 1 2 3 4 दिस टोटल सर, जून जुलाई अगस्त सितंबर का टोटल पूछ रहा हूँ मैं। 19,64,000। 19,64,000। अरे आप लोग बोला था ना सर वो मैचिंग करना है लास्ट में, सही हुआ कि नहीं देखने के लिए, इसीलिए मैंने एक टोटल कॉलम भी ऐड कर दिया इस बार। डिविडेंड इनकम, डिविडेंड इनकम 25,000 का है, जून का ही टोटल हो जाता है 4,73,000। यही मुझे मौसमी बता रहा था। वेरी गुड सर। इसका कितना होगा? 4,78,000 ही है, वही रहेगा। इसका कितना होगा? 5,04,000 का है, उतना ही रह जाएगा। इसका है 5,34,000, वही रह जाएगा, ठीक है। और ये 25,000 इधर आ जाएगा, तो 25,000 ऐड करने के बाद इसका टोटल बता दो। 19,64,000 एंड 25,000 कितना हो जाएगा टोटल? 89,000। वेरी गुड सर। ओके, रिसिप्ट हो गया सर। और कुछ रिसिप्ट मुझे नहीं दिख रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बाकी सब पेमेंट ही है, वो आपको थोड़ा पेमेंट के लिए मेहनत करना होगा। ज्योति समझ आ रहा है ना? हाँ ज्योति? यस सर। ओके, पेमेंट्स। प्रिया का आवाज़ नहीं है, आई होप प्रिया को भी समझ आ रहा है। पेमेंट्स, पेमेंट टू सप्लायर। हाँ सर क्लियर है। ओके, तुम्हारा साउंड नहीं आ रहा था इतना देर से। हाँ सर एक्चुअली पता नहीं माइक्रोसॉफ्ट में अचानक वो पर क्लिक ही नहीं होता कुछ। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। पेमेंट टू सप्लायर, पेमेंट टू सप्लायर कितना? सप्लायर को कितना पेमेंट किया देखो तो। मटेरियल जिनसे लिए वही आपका सप्लायर है ना, जिनसे आपने मटेरियल लिया। अप्रैल में 2 लाख। हाँ सर, अप्रैल का 2 लाख। अब सप्लायर के बारे में, सप्लायर का पेमेंट के बारे में क्या बोला? डिले, सॉरी, क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर 2 मंथ्स। क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर 2 मंथ्स मतलब अप्रैल का जून में, मई का जुलाई में, जून का अगस्त में, ऐसा ही है ना मौसमी? अरे हाँ सर। तो फिर अप्रैल का, जून का कितना हो जाएगा? 2 लाख हो जाएगा। फिर जुलाई का, जुलाई का 2,10,000 इस तरह से 2,10,000। थोड़ा बता दे मुझे, मैं कर दूँ इसको। 2 लाख, 2,10,000 और 2,60,000। 2,60,000। वेरी गुड सर। 2,82,000। 2,82,000।
वेरी गुड सर। सर सबको टोटल करके आउटर में टोटल बता दो, टोटल करके आउटर में टोटल भी बता दो एक बार। 9,52,000। थैंक यू सर। अच्छा पेमेंट टू सप्लायर हो गया। अच्छा पेमेंट फॉर वेजेस, पेमेंट फॉर वेजेस इसमें थोड़ा बहुत झमेला करके रखा था पेमेंट फॉर वेजेस के बारे में। चलो देखते हैं क्या बोला है। डिले इन पेमेंट ऑफ वेजेस 1/2 हाफ मंथ, ध्यान से देखना बात को। हाँ, डिले इन पेमेंट ऑफ वेजेस 1/2 मीन्स हाफ मंथ एंड ओवरहेड इज 1 मंथ। वेजेस हाफ मंथ और ओवरहेड बोला है 1 मंथ। अब जब बात हाफ का आ जाता है तो आपको थोड़ा सा हाफ का कैलकुलेशन कर लेना चाहिए। आप मुंह में भी कर सकते हो, ये मुंह जबानी भी हो सकता है, बट बेहतर होगा कि उस तरह का ना करके एक वर्किंग नोट बना लेने के लिए मेरे हिसाब से। अगर कोई ऐसे ही कर लेते हो मुंह में तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट मुझे लगता है कि एक वर्किंग नोट फटाफट कर लेना चाहिए। जैसे यहाँ पर एक वर्किंग नोट किया हम लोगों ने, ऐसे एक वर्किंग नोट 2 भी कर लेते हैं सर। ये हाफ मंथ का कैलकुलेशन फटाफट करके पुट कर देंगे। तो चलो वर्किंग नोट 2, जस्ट मुझे हेल्प करना आप लोग। फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस बोल के, फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस, पेमेंट ऑफ वेजेस में जून का क्या होगा? हाफ मंथ का वेजेस पे कर रहे हो तो जून का क्या हिसाब रहेगा, कोई बता सकते हो मुझे? 80 to 500 और 80,000। 1,65,000। मतलब इसका मतलब क्या है? हाफ मंथ डिले में होता है आपका वेजेस पेमेंट। मतलब अगर मैं जून का बात करूं तो जून में जून का हाफ है ना, जून में जून का हाफ और बाकी जून का जुलाई में, मतलब मई का हाफ पार्ट जून में आएगा ना। क्या रे, सही बोल रहा हूँ ना? मतलब 1,60,000 प्लस 1,65,000 डिवाइडेड बाई 2 कर दो, इस तरह से पेमेंट हो रहा है। 1,60,000 प्लस 1,65,000 इन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2, सिमिलरली इन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2, सिमिलरली इन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2, इन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2। क्या मैंने सही बोला? अरे मौसमी ऐसा ही किया होगा तूने भी। 1,60,000 प्लस 1,65,000 डिवाइडेड बाई 2 हो गया, दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 करके बताना सर कितना हो रहा है। जुलाई का गलती होने का चांसेस कम हो जाता है सर। 1,65,000 प्लस 1,65,000 दोनों ही 1,65,000 है, तो दोनों को ऐड करके हाफ कर दो। अगस्त का भी सेम टू सेम, हाफ इंटू 1,65,000 प्लस 1,65,000। सिमिलरली सितंबर का भी एक ही तरह से कर लो, 1,65,000 और 1,70,000। तो आपका मिल जाएगा सर। किया है क्या कैलकुलेशंस? इसका हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली 1,62,500। एक बार मैच कर लेना। इसका हो जाएगा 1,65,000 ऑब्वियसली, इसका भी सेम टू सेम 1,65,000, बट लास्ट वाला का चेंजेस होगा 1,67,500। प्लीज़ चेक करना एक बार। हाँ, चेक कर लेना एक बार कैलकुलेशन, मेरा कई बार गलत हो जाता है, तो आप लोग थोड़ा सा चेक रेक्टिफाई कर लेना अगर गलत होगा तो। जो भी होगा कर लिया। ज्योति बोलो। यस सर। ओके, जस्ट पुट इट नाउ। पेमेंट ऑफ वेजेस के जगह में पुट कर लो 162,500। यस, कभी कभी आप लोगों को लग सकता है कि सर आप ज़्यादा मेहनत करा देते हो, बट ये गलती होने का चांस को, एरर को थोड़ा मिनिमाइज करना है। 162,500, 1,65,000 और कितना है 165,000 एंड 167,500। क्या कोई मुझे टोटल बता सकते हो सर? मौसमी टोटल टा बोल भी। 660। 6,60,000। थैंक यू सर। 6,60,000। ओके, 6,60,000। अच्छा, पेमेंट फॉर ओवरहेड के बारे में क्वेश्चन क्या बोला है? क्वेश्चन बोला है 1 मंथ डिले कर रहा है, तो इजी हो जाएगा ना।
45,000 सॉरी मई का जून में, मतलब मई 40,000 ये जून में आएगा, 38,000 जुलाई में आएगा, 37,500 अगस्त में, एंड 60,000 सॉरी हाँ 60,800 सितंबर में। सही बोला ना? ओवरहेड का इजी है सर, ओवरहेड का इजी है एकदम, जस्ट पुट करना है। मई का जून में, जून का जुलाई में, जुलाई का अगस्त में, इस तरह से। 40,000 इसका, ये इसका कितना था सॉरी 38,000 सॉरी 38,000 इधर आ गया, 37,500 इधर आ जाएगा, 37,500 इधर आ जाएगा, 60,800 इधर आ जाएगा, और टोटल करके कितना आ जाएगा ओवरहेड का? 1,76,300। ओके, ओवरहेड हो गया सर। सर और कुछ पेमेंट है क्या क्वेश्चन में? देखना पड़ेगा सर। और कुछ पेमेंट? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर एक था ना, इंटरेस्ट ऑन 12% डिवेंचर, डिवेंचर का इंटरेस्ट पेमेंट करना है 5 लाख का, तो 5 लाख का 12% कितने बन के दिए? हाफ ईयरली इन जून, इज बी पेड हाफ ईयरली इन जून एंड दिसंबर। जून में मिलेगा और दिसंबर में मिलेगा, जून में और दिसंबर में सर। तो कैलकुलेशन क्या हो जाएगा? पेमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ डिवेंचर, इंटरेस्ट पेमेंट डिवेंचर 5 लाख का 12% करके हाफ मंथ के हिसाब से, ठीक है, हाफ ईयरली मंथ के हिसाब से कितना हो जाएगा? 5 लाख का 12%, 60,000, 60,000 का हाफ 30,000। एक जून में बोला था और एक दिसंबर में बोला था, तो 30,000 इधर और 30,000, अच्छा बाकी 30,000 तो नहीं आएगा ना सर, बिकॉज दिसंबर तो हमारा बजट एरिया नहीं है ना, क्या रे, दिसंबर इज नॉट आवर बजट एरिया, सो सिर्फ टोटल में 30,000 ही आ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं बात? हाँ सर, ये बात समझ में आया कि नहीं? एडवांस टैक्स भी पेमेंट हो रहा है 15,000 का, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और मशीनरी का एक इंस्टॉलमेंट है, न्यू मशीनरी विल बी इंस्टॉल्ड June 2010 at a cost of 4 lakh which is payable in 20 monthly installment from July 2010। तो 4 लाख का 20 मंथली इंस्टॉलमेंट करना, और जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, तो जुलाई अगस्त सितंबर में कितना हो रहा है ये देखना है, बस पैसा हजम। ओके, काम खत्म, पैसा हजम, बस हो ही गया सर। एडवांस टैक्स का पेमेंट 15,000 कब कर रहे हो सर? एडवांस टैक्स पेमेंट, एडवांस टैक्स कब दे रहे हो सर? अगस्त में? यस अगस्त में। सर थोड़ा हेल्प कर दो सर आप लोग भी ना, अगस्त में ये कहाँ है? अगस्त मुझे दिखाई नहीं दे रहा, ये 15,000 टोटल में लिखा दो, 15,000 सितंबर में। अच्छा बस, अच्छा इंस्टॉलमेंट ऑफ मशीनरी कितना होगा रे मशीनरी का इंस्टॉलमेंट अमाउंट? 20,000। 20,000 कहाँ पर आएगा? जुलाई में 20,000, अगस्त में 20,000, सितंबर में 20,000, टोटल हो जाएगा 60,000। ओके, और कुछ होगा क्या मौसमी? मेरे को तो और कुछ नहीं दिख रहा है। ज्योति, एनीथिंग एल्स? बस टोटल चाहिए आप लोगों से। इसका टोटल पेमेंट का ये कितना हो रहा है मौसमी? जस्ट देखना मुझे मैच करा के। 432,500 आ रहा है, इसका 4,33,000 दिख रहा है मुझे, इसका 4,97,500। अगर कहीं पर गलत होता है मेरा तो आप लोग बताइएगा। इसका 5,30,300, और इसका ये जो टोटल है, टोटल का जो टोटल है वो है 18,93,300। सही है क्या मौसमी? हाँ सर। ओके,
तो फिर रिसिप्ट पेमेंट वगैरह सब कुछ हो गया, तो बाकी क्या है, अब आप लोगों को नेट कैश फ्लो देखना है, ओपनिंग कैश बैलेंस देखना है, और एफडी का एक कॉन्सेप्ट है, क्लोजिंग बैलेंस का एक कॉन्सेप्ट है। चलो देखते हैं इसको क्या किया जाए, छोड़ दिया जाए या मार दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या किया जाए। पर्टिकुलर क्या क्या डेट है हमारा, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, वेरी गुड सर, और एक टोटल, तो पर्टिकुलर में हमारा आ जाएगा नेट कैश फ्लो। तो जस्ट टेल मी सर, नेट कैश फ्लो का क्या करें, रिसीप्ट माइनस पेमेंट, क्या हुआ मौसमी बोल, रिसीप्ट से पेमेंट पॉजिटिव दिख रहा है मुझे, कितना होगा 40,500। 40,500। जुलाई का 45,000। सही लग रहा है। अगस्त का 6,500। सितंबर 3,700। टोटल 95,700। 95,700। ओके, अच्छा नेट कैश फ्लो हो गया। ओपनिंग कैश बैलेंस, ओपनिंग कैश बैलेंस के बारे में क्वेश्चन ने कुछ बोला था, क्या बोला था, कैश बैलेंस ऑन 1 जून 2010 इज एक्सपेक्टेड 45,000, ये कंपनी चाहता है, एंड कंपनी वांट्स टू कीप इट एट द एंड ऑफ एवरी मंथ अराउंड दिस फिगर, आस पास में ही रखना चाहता है कंपनी, अराउंड दिस फिगर में ही ये रखना चाहता है। एक्सेस कैश, जो एक्सेस कैश होगा इन मल्टीपल थाउजेंड रुपीज इज बीइंग पुट इन एफडी, 45,000 से जितना ज्यादा एक्सेस अमाउंट होगा उसको एफडी में डाल देगा। यही इस क्वेश्चन का सबसे इंटरेस्टिंग एरिया है, ये क्वेश्चन का सबसे इंटरेस्टिंग एरिया है। तो ध्यान से देखो सर क्या हो रहा है। तो ओपनिंग कैश बैलेंस जून में 45,000, ये तो समझ में आ गया कि भाई ओपनिंग कैश बैलेंस कंपनी चाहता है, ये स्पेशल एरिया है। सर 45,000 अगर इधर है और इधर 40,500 है, तो कितने का डिफरेंस हो रहा है मौसमी बोल, ओपनिंग कैश बैलेंस इन जुलाई क्या हो जाएगा, 85,500। 85,500। अच्छा ना 45,500। कैसे किया, তো 4500 আর 45,000 যে টোটালটা আসবে তার মধ্যে ক্লোজিং ক্যাশ ব্যালেন্স থাকবে হচ্ছে 45,500 আর এফডি 40,000। अच्छा इसमें एफडी कितना करना है, इसमें एफडी कितना करना है और फिर क्लोजिंग कितना 40,000। रहेगा। एफडी 40,000 कैसे मिल रहा है तुम्हें, बोल, एफडी का 40,000 तुम्हें कैसे मिल रहा है। আগে তো ক্লোজিং এ 45,000 দিয়েছিলাম। क्लोजिंग है 45,000 क्यों, কারণ ওখানে বলেছিল যে ওই ফিগারের আশেপাশে রাখতে, আর বলেছিল এফডি তে 1000 এ রাউন্ড অফ করে রাখতে, তো ওই 45,000 আর 500 টাও ক্লোজিং ক্যাশ ব্যালেন্সে দিয়েছিল। अच्छा मतलब तू बोलना चाहता है कि सर 45,000 हमारा ओपनिंग में था और कंपनी ये भी बोला था कंपनी वांट्स टू कीप इट एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, मतलब क्लोजिंग में भी अराउंड दिस फिगर ही रखना चाहता है, और एक्सेस जो कैश आएगा, एक्सेस जो कैश होगा उसको कंपनी एफडी में पुट करेगा। तो इस क्वेश्चन में हम लोग ये बता सकते हैं कि अगर कंपनी क्लोजिंग को अराउंड रखना चाहता है तो तुम 45,000 अराउंड में 45,500 क्यों चूज किया, কারণ বলেছিল এফডি তে 1000 এর রাউন্ড অফ এ ফিগার রাখতে, তাই। अच्छा तो फिर यहाँ पर एफडी में 40,000 कैसे मिला वो तो बता दे मुझे, ये 40,000 कहाँ से ऐड कर दिया। উপরে যেটা লিখেছে না নেট ক্যাশ ফ্লো, তার সাথে ওপেনিং ব্যালেন্স অ্যাড করে যেটা আসবে 85,500, वेरी गुड सर, ওটার মধ্যে ক্লোজিং ব্যালেন্সটা রেখেছিলাম আর বাকিটা ব্যালেন্স করে 40,500 and 45,000,
यही ना, इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद हम लोग क्लोजिंग बैलेंस को अराउंड 45,000 के आसपास रखेंगे और जो एक्सेस अमाउंट हो रहा है बाकी अमाउंट को एफडी में डाल देंगे, यही ना। तो मतलब हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि 40,500 प्लस 45,000 इन दोनों को ऐड करने से कितना हो जाता है 80,000, 80 ना 85 ना 85,500 85,500 में से 45,500 को आपको कर देना चाहिए क्लोजिंग में, क्योंकि एफडी हमेशा राउंड में होगा, एफडी हमेशा राउंड में होगा। वेरी गुड मौसम, एफडी होगा राउंड में तो 40,000 एफडी में जाना चाहिए और बाकी 45,500 आपका अराउंड में बोला था, एग्जैक्ट नहीं बोला था, तो इसलिए 45,500 आपका क्लोजिंग बैलेंस में जाना चाहिए। ज्योति या प्रिया, आप लोगों को ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया? कोई डाउट है तो पूछो सर। मौसमी ने इसको एकदम सही किया, मैं आप लोगों से भी एक बार पूछना चाहूंगा कि आप लोगों को समझ में आया कि वाई क्लोजिंग बैलेंस 45,500, एफडी क्यों 40,000 एंड ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस 45,000 क्यों है? समझ में आया कि नहीं? हेलो, यस सर। ओके सर, तो बस इसी प्रोसेस में आपको बाकी कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो अब इसका क्लोजिंग ये हो गया, तो जो इसका क्लोजिंग है फिर इसका ओपनिंग हो जाएगा, है ना। इसका क्लोजिंग मतलब इसका ओपनिंग नेक्स्ट मंथ का, ये ओपनिंग कितना हो जाएगा 45,500। इसमें क्या करेगा मौसमी 45,500 मतलब ऑलमोस्ट 90,500 हो रहा है। अगेन इसको 45,500 कर देंगे क्या? हाँ सर। तो फिर इसको अगर 45,500 करेंगे तो फिर इसका कितना हो जाएगा 45,000 एफडी अमाउंट में। हाँ सर। सिमिलरली ये अमाउंट आपका इसका ओपनिंग हो जाएगा 45,500, 45,500 और एफडी कितना हो जाएगा? अच्छा ये दोनों ऐड करो 45 एंड 6,500, इधर आपको कितना रखना है क्लोजिंग में ऑलमोस्ट 45, तो 45 इसका हो जाएगा 45 कितना हो जा रहा है 45,500 एंड 6,500 कितना होगा टोटल 45,500 प्लस 6,500 52,000। 52,000 में से आपको राउंड में रखना चाहिए एफडी में, तो 52,000 में से आप 45 कितना 500 कितना रखा है क्लोजिंग में उसमें बोल 45,000 45,000 और 7,000 इसमें 7,000। ओके वेरी गुड सर, ये सही हुआ है। तो ये 45,000 हो गया, तो ये आपका चला जाएगा 45,000, तो 45 और इधर 3,700, 45,000 एंड 3,700 48,700। तो क्लोजिंग में एफडी में कितना जाएगा और क्लोजिंग में कितना आएगा? एफडी 3,000 ओके और ये 45,700। थैंक यू सर। सर टोटल करके एक बार चेक कर लो कि मैच किया कि नहीं किया, टोटल करके एक बार चेक कर लो कि मैच किया कि नहीं किया। ये वाला बैलेंस और आपका टोटल बैलेंस मैच कर जाएगा ना रे, ये बैलेंस और आपका टोटल बैलेंस मैच करेगा, एक बार देखो। हाँ बोलो। টোটাল কলামে তো ওপেনিং অ্যামাউন্টটা দেয় তো ম্যাচ করছে না। टोटल कॉलम में ओपनिंग अमाउंट जाएगा, मैच नहीं कर रहे हैं। टोटल में सबसे पहले क्या है 95,700, हाँ टोटल का पहला वाला में 95, नेट कैश फ्लो में कितना जाएगा 95,700। ओपनिंग कैश बैलेंस का टोटल कितना हो रहा है? यहाँ पर मेरा जगह नहीं बन रहा है, आप लोग मुझे बताओ। 45,000 मतलब अगर मैं इसको यहाँ पर करूँ 95, ये टोटल कॉलम को मैं साइड से कर रहा हूँ, चलो देखते हैं। 95,700 टोटल में, हाँ पहला वाला का। सेकेंड का टोटल कितना है ओपनिंग बैलेंस का टोटल? স্যার ওপেনিং ব্যালেন্সের টোটাল লেখে না, খালি ওপেনিং ব্যালেন্স যেটা থাকে প্রথমে ওটাই তো লেখে। एग्जैक्टली मतलब ओपनिंग बैलेंस का टोटल नहीं करना चाहिए। वेरी गुड सर, ओपनिंग बैलेंस का जो अमाउंट यहाँ पर बोला है देखो
कि कंपनी ओपनिंग बैलेंस मेंटेन करना चाहता है 45,000, उसी को लिखना चाहिए। वेरी गुड सर, वही तो मैं सुनना चाहता हूँ। तो 45,000 आपका ओपनिंग बैलेंस में चला जाएगा, ठीक है। तो अगर 45,000 इधर है और इसका टोटल में 95,700 है, ठीक है, तो आपका एफडी का क्या होगा? एफडी का तो टोटल होगा, बोलो इसका 7,000, 3,000, 10,000 और इधर 40, 50,000 और इधर 45, 95,000 आ रहा है एफडी का। एफडी का 95,000 आ रहा है सर। आया ना? अब देखो खेल मैच करता है कि नहीं। 95,700 और ओपनिंग बैलेंस हो जाता है तुम्हारा, अमाउंट तो लेखे ना, खाली तो ओपनिंग बैलेंसটাই লেখে। কোনটা? যেটা টোটাল কলামে অ্যাড করে খালি তো ওপেনিং ব্যালেন্সটা। টোটাল কলামে ওপেনিং ব্যালেন্স তো 45,000 আছে, ঠিক আছে, 45,000 আর তো কিছু আছে। যায় না। আচ্ছা, মানে আমি অ্যাকচুয়ালি টোটালের জন্য এটা দেখছিলাম। ওপেনিং ব্যালেন্স 45,000, এফডি তে চলে যাচ্ছে 95,000, তাই তো? তাহলে ক্লোজিং ব্যালেন্সটা কত দাঁড়াচ্ছে? ক্লোজিং ব্যালেন্স তো আমার যেটা ক্লোজিং লাস্ট এসেছিল ওটাই তো ক্লোজিং এ থাকবে না। क्लोजिंग बैलेंस है, हाँ 45,700 जो लास्ट में आया था वही आना चाहिए ना, 45,700। না না তো 48,700 হবে তো। কেন? মানে ওই 3,000 টাকার এফডিটা এখানে নেব কেন? 48 কেন বললি? স্যার কারণ যখন টোটাল করেছিলাম মানে যেটা টোটাল ক্লোজিং ব্যালেন্সটা আসছিল ওটার মধ্যে থেকে তো ডিভাইড করেছিলাম না, তো আমরা টোটাল কলাম থেকে তো কিছু বাদ দিইনি। টোটাল কলামে মানে ক্লোজিং ব্যালেন্সে টোটাল করেছিলি প্রত্যেকটা? হ্যাঁ, তাহলে সেরকম যদি ট্যালি করতে হয় তাহলে তো এফডি অ্যামাউন্টও ওই টোটাল কলাম থেকে বাদ যাবে না, দিলে হয়তো ম্যাচ করবে। এফডি অ্যামাউন্টটা টোটাল কলাম থেকে বাদ যাবে, তাহলে ওটা ম্যাচ করবে বলছিস? আচ্ছা, তা যদি ওটা এফডি অ্যামাউন্টটা বাদ দিয়ে দিই তাহলে কি ম্যাচ করছে? 45,700 এফডি অ্যামাউন্টটা তো 3,000 আছে লাস্ট ডেটটা। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি এটা একবার দেখে রাখবো এটা কি প্রবলেমটা দাঁড়ালো। হ্যাঁ স্যার ম্যাচ করছে, 95,700 হবে। কিভাবে বল একবার? ওই এফডি টোটালটাও তো বাদ দিতে হবে কারণ এগুলো থেকে তো মাইনাস করেই লিখেছিলাম। তো এফডি টোটালটা কত? 95,000। হ্যাঁ এফডি টোটাল, হ্যাঁ এফডি টোটালটা 95,000 আর মানে ওই 95,700 যেটা প্লাস 45,000 সেখান থেকে মাইনাস হবে 95,000। তো 95,000 এটা হয়ে গেল, 95,700 আমার নেট ক্যাশ ফ্লো হয়ে গেল। তাহলে নেট ক্যাশ ফ্লোর সাথে ওপেনিং ব্যালেন্স অ্যাড করবো তো? হ্যাঁ 95,700 প্লাস 45,000 কত হচ্ছে? 1,40,700। সেখান থেকে ক্লোজিং ব্যালেন্স চলে যাচ্ছে 45,700, তাহলে পড়ে থাকছে 95,000। হ্যাঁ ম্যাচ করছে তো তাহলে, তাই তো? কি রে? হ্যাঁ স্যার করছে। তাহলে তুই বলছিস কি ম্যাচ করছে না? আমি সেটাই বুঝতে পারছিলাম না। তখন কি কিছু ভুল না না হচ্ছিল? প্রথমে আমি এফডিটা বাদ দিই। अच्छा अच्छा, ज्योति हुआ है क्या? यस सर। समझ में आया ना? ये क्वेश्चन अच्छा था। हाँ थोड़ा लेंदी था बट इसके अंदर काफी सारा एडजस्टमेंट था। अच्छा क्वेश्चन था, मतलब स्टैंडर्ड क्वेश्चन। प्रिया साउंड है, समझ में आ रहा है कि? हाँ सर क्लियर है। ओके ठीक है। अच्छा, और भी 2 क्वेश्चन मैंने दिया था। एक काम करता हूँ सर, बाकी 2 क्वेश्चंस का जो आंसर है मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। आप लोग थोड़ा सा टैली खुद से कीजिए और कोई डाउट हो तो मुझे पूछिएगा, ठीक है? ओके मौसमी? ओके मौसमी ने क्या था
तो बाकी तो क्वेश्चन का मैं सोल्यूशन शेयर करता हूँ, आप लोग एक बार खुद से ट्राई कीजिए जिन लोगों ने नहीं किया, और जिन्होंने किया वो क्वेश्चंस को डायरेक्ट एक बार चेक कर लीजिए आंसर के साथ, अगर ठीक है तो ओके, अदरवाइज नो इशू। ठीक है सर, तो फिर आज इतना ही है, फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। ओके, टाटा सर, बाय सर। बाय बाय सर। बाय सर।